एक्ट 65 हिंदी। हाँ, क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह राष्ट्रीय उपदेशक की उत्तराधिकारी है? नहीं, उसने नहीं सोचा। जी रूबी समझ गई कि गुवन क्या सोच रहा था। गु परिवार प्रथम राष्ट्रीय उपदेशक गुवेई के कारण फला फूला। गुवेई के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी गु परिवार की स्थिति स्थिर रही। लेकिन एक कहावत है, धन 3 पीढ़ियों से अधिक नहीं टिकता। सत्ता का उत्तराधिकार भी ऐसा ही है। यद्यपि गु परिवार कई पीढ़ियों से गुजर चुका है, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी वास्तव में पिछली पीढ़ी की तुलना में कमजोर है। सबसे सीधा कारण यह है कि गु परिवार राष्ट्रीय मास्टर संस्थान के माध्यम से प्रमुखता में आया, और अब यदि वे फिर से उभरना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय मास्टर संस्थान पर नियंत्रण करना होगा। गुवन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे गु परिवार द्वारा धकेला गया था, बल्कि वह गु परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक था और वह इस बात को अच्छी तरह समझता था। अतः जैसे ही उन्हें ये समाचार मिला, उन्होंने तुरंत इसे दिव्य राजधानी भेज दिया। उसका दिमाग लगभग खाली था। वह जानता था कि झोंगनान के पास हमेशा अपने कार्यों के लिए कोई कारण होता है। इससे पहले जब जीरू ने बायलिंग को देखा तो उसने बायलिंग के संबंधों की जांच करने के लिए किसी को भेजा था। उस समय के आंकड़ों से पता चला कि बायलिंग एक भाग्यशाली व्यक्ति था। अब ऐसा लगता है कि झोंगनान ने वास्तव में इस व्यक्ति पर ध्यान दिया, लेकिन उसका कोई समर्थन नहीं है और उसका व्यक्तित्व सीधा साधा है। वह राष्ट्रीय धर्मगुरु के पद तक कैसे पहुंच सकती है? गुवन कुछ उलझन में था, लेकिन वह जानता था झोंगनान पर हत्या के प्रयास ने उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया, और अब बायलिंग को खुले तौर पर शिष्य के रूप में लेना राष्ट्रीय उपदेशक के पद के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा के बराबर था। क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? जी रू ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, गुवन ने कहा। यह हत्या का प्रयास पहले से ही बहुत जोखिम भरा था, हमें कोई और कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा गु परिवार सबसे ज्यादा चिंतित नहीं है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो अन्य लोग स्वयं ही कार्रवाई करेंगे। ... झोंगनान के जाने के बाद श्वेत सम्राट शहर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हर कोई अंतिम प्रतियोगिता में पूरी तरह से व्यस्त था। शहर के कसिनो ने पहले ही 91 से 1 के अनुपात का अनुमान लगा लिया था। ये भविष्यवाणी भी लोगों की उम्मीदों के अनुरूप थी। यूलान साम्राज्य पहले से ही कई वर्षों से चैंपियन था, और अब कैंगलिंग प्राचीन देश के 2 प्रतिभागियों के प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण जीतने की संभावना और भी कम हो गई थी। समय उड़ता गया और 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। प्रत्येक दिन नई उथल पुथल होती रही। टायला को यह एहसास हो गया कि उसने पहले भी कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया है, और डिक की विधि को प्रभावी रूप से ध्यान भटकाने वाला देखने के बाद उसने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा करना शुरू कर दिया कि यूलान साम्राज्य अजेय है और उसे चालों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यूलान साम्राज्य की पूरी टीम आगे आई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया और अन्य ने घोषणाएं की, जिससे कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग बहुत असहज हो गए। यह असुविधा न केवल आम नागरिकों को महसूस हुई, बल्कि प्रतियोगिता में भाग ले रहे वुचेन जैसे छात्रों को भी महसूस हुई। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे जीत ही जाएंगे? तीसरे वर्ष के एक छात्र ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। अब भी छात्रों की शंकाएं समाप्त नहीं हुई हैं। लिन चेन को विशेष रूप से निशाना बनाकर किए गए हमले को अभी भी स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सका है, और हत्या मामले की जांच टीम ने यूलान साम्राज्य की जांच करना नहीं छोड़ा है। वु चेन बड़ा भाई होने के नाते आमतौर पर अच्छा स्वभाव का था, लेकिन अब वह अपनी झुंझलाहट को दबा रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और सबसे कहा, हालांकि संभावना कम है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि हर कोई कोशिश कर सकता है। आखिरकार हम यहाँ पहले से ही हैं। भले ही हम चैंपियनशिप न जीत पाएं, हमें दूसरों को ये दिखाना होगा कि हम आसानी से हार नहीं मान सकते। हाँ, बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन अंतिम प्रतियोगिता थी। लिन चेन का मन काफी सकारात्मक था। लियू गु कुछ समय से वहां रह रहे थे और मार्गदर्शन भी दे रहे थे। लियू गु को शियाओबाई के दानव बैल रूप में बहुत रुचि थी, और कुछ शोध के बाद उन्होंने प्रतियोगिता से एक रात पहले लिन चेन से बैठकर बात की। लियू गु की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लिन चेन ने पूछा, क्या कुछ है गुरुजी? लिन चेन ने अनुमान लगाया कि लियू गु बायलिंग के बारे में चिंतित हो सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने स्पष्ट रूप से कहा, याद है कि जिस रात हम यहाँ आए थे, मैंने जियाओबाई के दानव बैल के रूप को कैसे देखा था? लिन चेन ने सिर हिलाया। तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बार कहा था कि जियाओबाई ने बर्बर वंश को जागृत करते समय नियंत्रण खो दिया था। लियू गु ने पूछा। हाँ, लिन चेन ने सिर हिलाया। लियू गु ने फिर कहा, मैंने कुछ सामग्रियों का अध्ययन किया है।
पहले मुझे लगता था कि जियाओबाई में बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने अपने विकास के दौरान दैवीय और आसुरी शक्तियों का अनुभव किया। लेकिन अब मेरे पास एक नया दृष्टिकोण है। कृपया गुरुजी आगे बढ़ें। आत्मा शांतिदायक खूर, बर्बर वंश, शाश्वत धिक्कार, दैत्य सींग और दैत्य बैल का रूप ऐसे कौशल नहीं है जो हल सींग वाले जानवर के वंश में आमतौर पर प्राप्त किए जा सकते हैं, लियुगु ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत दैवीय और आसुरी शक्ति के मार्ग पर आत्मा शांतिदायक खुर के जागरण के साथ हुई थी। लिन चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में इस बारे में भी सोचा था। दैवीय और आसुरी शक्ति दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। आपको ज्यूक्सिंग शहर के उस वरिष्ठ व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, लियुगु ने कहा। उसने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया। लिन चेन आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसे पता था कि लियुगु का मतलब किनशाओसाओ था। जियाओबाई के पास जो कौशल हैं, वे ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वह एक दानव भगवान के मार्ग पर है, लियुगु ने कहा। और लिन चेन ने उत्तर दिया, लेकिन गुरु, क्या इस दुनिया को दिव्य और राक्षसी के बीच अंतर नहीं करना चाहिए? वास्तव में जब हृदय धर्मी होता है तो वह दिव्य होता है, जब हृदय दुष्ट होता है तो वह राक्षसी होता है, लियुगु ने कहा। लेकिन तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि लोग दिव्य आत्मा शरीर से क्यों डरते हैं। लिन चेन को अचानक एहसास हुआ और वह लियुगु के निहित अर्थ को पूरी तरह से समझ गया। उसने एक पल सोचा और कहा, जियाओबाई पहले से ही इसे नियंत्रित कर सकती है। यही मुख्य बात है जो मैं कहना चाहता हूं, लियुगु ने कहा। अगले चरण में जियाओबाई अपनी बर्बर वंशावली को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं, इस पर चर्चा किए बिना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चूंकि दैवीय और आसुरी शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली हैं और आसुरी शक्तियां मानव हृदय को आसानी से नष्ट कर देती हैं, इसलिए मुझे बहुत चिंता है कि जैसे जैसे जियाओबाई और भी शक्तिशाली होती जाएगी, उसे आसुरी शक्ति का निरंतर क्षरण झेलना पड़ेगा। लिन चेन ने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। लियुगु का विश्लेषण सही था। तो जियाओबाई के आध्यात्मिक शक्ति प्रशिक्षण को कभी बाधित नहीं किया जाना चाहिए, समझे? लियुगु ने कहा। लिन चेन ने सिर हिलाया। फिर लियुगु ने कहा, आपने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब हम वापस जाएंगे तो मैं डीन को रिपोर्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या आप वृक्ष पूर्वज से मिल सकते हैं। क्या वास्तव में आत्मा अकादमी में कोई वृक्ष पूर्वज है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। लियुगु ने सिर हिलाया। उसने लिन चेन को बताया कि वृक्ष पूर्वज की उत्पत्ति असाधारण थी और वह कई वर्षों से इस दुनिया में रह रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह गु वेई के समय से अस्तित्व में था और बाद में गु वेई ने उसे आत्मा अकादमी भेज दिया और अकादमी का संरक्षक आत्मा जानवर बन गया। थोड़ी देर सो जाओ, कल एक प्रतियोगिता है। लियुगु ने लिन चेन को जियाओबाई में किसी भी बदलाव पर नजर रखने का निर्देश दिया और फिर वह चला गया। लिन चेन ने पीछे मुड़कर सोचा कि तीनों छोटे लड़के पहले ही सो गए हैं, लेकिन जैसे ही लियुगु चले गए उनके सिर ऊपर उठ गए। गु, छोटी लोमड़ी सबसे पहले बोली। उसने लिन चेन को बताया कि जियाओबाई इतनी दयालु है कि वह बुराई नहीं करेगी। लिन चेन ने भी सिर हिलाया, जियाओबाई के सिर पर थपथपाया और कहा, शिक्षक के शब्द बिना कारण के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है और सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक हासिल की है। लेकिन आगे का रास्ता अभी लंबा है। मुंह, जियाओबाई ने जोर से सिर हिलाया। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सो जाओ और हम कल चैंपियनशिप जीतेंगे। गु, मुंह, गर्जन। लिन चेन ने व्हाइट के सिर पर थपथपाया और फिर उसके पेट पर लेट गया और एक व्यक्ति तथा 3 जानवर सो गए। ... अगले दिन फाइनल मैच आ गया, जैसी कि उम्मीद थी, समय पर। व्हाइट एम्परर सिटी में सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर संसाधनों का वितरण, साथ ही राष्ट्र का सम्मान, बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के फाइनल के परिणाम पर निर्भर करता था। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में कई लोगों को लगा कि इस वर्ष की चैंपियनशिप खतरे में है। लिन चेन स्पष्ट रूप से नए खिलाड़ियों में सबसे अधिक आशाजनक है, लेकिन झांग सुकिंग की समग्र ताकत कमजोर है और वह ज्यादा अंक नहीं ला पाएगी। जहां तक दूसरे वर्ष का सवाल है, इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। असली प्रतिस्पर्धा तीसरे वर्ष की श्रेणी में है, जहां वे 2 अंक हासिल कर सकते हैं। दर्शक चर्चा से गुलजार हो गए। उन्होंने लिन चेन की बहुत प्रशंसा की और माना कि इस वर्ष उनके साथी खिलाड़ी उन पर दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले जियो होंग और लिन चेन के प्रदर्शन को देखने के बाद दर्शकों ने पहले वर्ष के छात्रों में लिन चेन की रैंकिंग को तीसरे से पहले स्थान पर पहुंचा दिया था। यहां तक कि डिक को भी निचले स्थान पर रखा गया।
अंतिम लड़ाई में जानवर लड़ाई सम्मेलन के सभी सदस्य, चाहे वे पहले गाओबेन की तरह लिन चेन से पराजित हुए हों या प्राचीन साम्राज्य के जिजुन से हों, सभी उपस्थित थे। यहाँ तक कि बेइमिंग देश के लोग भी बहुत शांत थे। बाल्के के 2 आत्मिक जानवर भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली। वह आज यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह देखना चाहता था कि लिन चेन और डिक किस तरह प्रतिस्पर्धा करेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या खेल जीतना नामुमकिन है? विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियां। वे यहाँ हैं। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और फिर उन्होंने युलान एम्पायर की टीम को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते देखा। जैसे ही वे अंदर आए, सबके चेहरों पर मुस्कान थी और सबसे जीवंत दिखने तो वी का इशारा भी किया। युलान साम्राज्य में वी का अर्थ विजय है। उसने अहंकारपूर्वक अपना हाथ भी उठाया और खुशी मनाई। ये व्यवहार कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन टायलर ने यह जानबूझकर किया था। फिलहाल जांच टीम उनकी बारीकी से जांच कर रही थी और टायलर को समझ आ गया। इस समय चुप रहना अपराध बोध जैसा प्रतीत होगा। डिक को हाई प्रोफाइल अभिनय करने की अनुमति देना हर तरह से एक शानदार रणनीति थी। किसी भी स्थिति में कैंगलिंग प्राचीन देश छोड़ने से पहले उन्हें कैंगलिंग प्राचीन देश की जांच टीम को सच्चाई उजागर नहीं करने देनी चाहिए। जहां तक गोवन का सवाल है, वे उनसे पूरी तरह से अलग हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि गोवन अब उन्हें कोई मदद नहीं दे सकता था। विचारों में खोए हुए टायलर ने आंखें सिकोड़ी और अपनी सीट पर बैठ गया तथा अपना मूड ठीक करने लगा। आज का दिन अच्छा है और इसे बेकार के विचारों में नहीं बिताना चाहिए। इस बार उन्होंने मुख्य रूप से प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए टीम का नेतृत्व किया। यदि वह इस बार टीम को चैंपियनशिप जिताने में सफल रहे तो स्वदेश लौटने पर उन्हें एक और स्तर पर पदोन्नति मिलेगी तथा प्रतिनिधि सभा में काम करने का अवसर मिलेगा। ये सोचते हुए उन्होंने डिक और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, आज हमें जीतना ही होगा, हारना कोई विकल्प नहीं है। डिक ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मेंटर, हमने पहले ही 2-0 से शुरुआत की थी, हम कैसे हार सकते हैं? सभी लोग भी खिलखिलाकर मुस्कुराए। ऐसा नहीं है कि वे आत्मसंतुष्ट थे। मैच से पहले उन्होंने कैंगलिंग प्राचीन देश की ताकत का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने विश्लेषण के दौरान लिन चेन के स्कोर की भी गणना की। इससे डिक में तीव्र असंतोष पैदा हुआ, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के आधार पर लिन चेन के 2 आत्मिक जानवर पहले ही डिक की ताकत को पार कर चुके थे। इसलिए आज डिक के इतने आक्रामक होने का एक कारण ये था कि वह यहाँ लिन चेन को खुले तौर पर हराना चाहता था, ताकि यह साबित कर सके कि वह इस संस्करण का नया फ्रेशमैन चैंपियन है। परंपरा के अनुसार प्रतियोगिता को 3 स्थानों पर विभाजित किया गया। एकत्र होने के बाद वू चेन और अन्य लोग रवाना होने के लिए तैयार हुए। वरिष्ठ शिष्य वू चेन ने भी अलग होने से पहले एक बार फिर सभी को प्रोत्साहित किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हर किसी को इस लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। और भी, पिछली बार जूनियर शिष्यों ने ही फाइनल में हमारी जीत सुनिश्चित की थी, इसलिए इस लड़ाई में हम उनके लिए कोई भी गड़बड़ी नहीं छोड़ सकते। आदर्श रूप से हम अपराजित रहेंगे और मैच जीतेंगे। ये कहते ही सभी लोग मुस्कुरा उठे। हालांकि वू चेन ने जो कहा उससे उनकी मुस्कान गायब हो गई। ये हमारे देश में है, श्वेत सम्राट शहर में। इसके अलावा जूनियर शिष्य पर पिछले हमले के सभी कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये सुनकर सभी की भौहें तन गईं और उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई। इसके बाद घायल फेंग यू और निंग तियान भी एक साथ उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हो गए और अंत में सभी लोग मैच शुरू होने की प्रतीक्षा में अपने अपने स्थानों पर चले गए। लिन चेन फ्रेशमैन स्टेडियम में पहुंचे, जो पहले से ही दर्शकों से लगभग आधा भरा हुआ था। फ्रेशमैन मैच आखिरी था, इसलिए दर्शकों को अंदर आने की कोई जल्दी नहीं थी। इंतजार करते हुए लिन चेन ने लियू गू को बायलिंग के साथ आते देखा। बायलिंग साफ तौर पर बहुत खुश थी। वह हमेशा से जियाओबाई और बाकियों को मुकाबला करते देखना चाहती थी, लेकिन लियू गू ने उसे आने नहीं दिया। हालांकि फाइनल के लिए लियू गू ने उसे अपने साथ लाने की पेशकश की। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट था। अब जब झोंग नान ने बायलिंग की पहचान उजागर कर दी थी, तो उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे यकीन है कि आप लोग आज चैंपियनशिप जीतेंगे, बायलिंग ने आते हुए कहा। लिन चेन बिना कुछ बोले केवल मुस्कुराया, जबकि बायलिंग ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर और लाल पंख वाले मुर्गे को जियाओबाई और अन्य लोगों को खेलने के लिए ढूंढने के लिए ले लिया। लिन चेन ने लियू गू के लिए एक सीट खाली कर दी और वे चुपचाप बैठ गए, दूसरी तरफ से संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। जल्द ही खबर आ गई। पहला मैच वू चेन का मुकाबला था।
शीर्ष 3 वर्षों में होने का मतलब था कि वे सबसे मजबूत छात्र थे, जिससे उनका सबसे मजबूत छात्र बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में शीर्ष दावेदार बन गया। तीसरे वर्ष के डिवीजन के मैच के शीर्ष वरीय वू चेन का बहुत अधिक इंतजार किया गया था, और लिन चेन को लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार वू चेन की लड़ाई के बारे में खबर मिली। हालांकि यह अच्छी खबर नहीं थी। इस लड़ाई में वू चेन का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। इसका मतलब ये था कि कैंगलिंग प्राचीन देश को केवल 1 अंक मिला, जबकि युलान साम्राज्य का स्कोर 5 अंक तक पहुंच गया। वू चेन के मैच को अप्रत्याशित नहीं माना गया क्योंकि विरोधी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की रेटिंग पहले वू चेन से कहीं अधिक थी। मैच ड्रॉ पर समाप्त होने पर किसी ने भी वू चेन के स्तर पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यदि वू चेन उन्हें नहीं हरा सका तो कोई भी इस शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को नहीं हरा सकता। हालांकि जीतने की सबसे अधिक संभावना वाले वू चेन से जुड़े अप्रत्याशित घटनाक्रम ने दर्शकों को अचानक चिंतित कर दिया। कई लोगों ने कहा, हम किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। वू चेन का मैच समाप्त होने के बाद तीसरे वर्ष के छात्रों की प्रतियोगिता जारी रही और दूसरी लड़ाई और भी जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन लिन चेन को आश्चर्य हुआ कि खींचना ये सही है। दूसरा राउंड भी बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच का परिणाम अत्यंत तीव्र था, जिसमें तीसरे वर्ष के प्रतिभागी का स्पिरिट बीस्ट अपनी आखिरी बूंद तक लड़ता रहा तथा मैच समाप्त होने के बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। 2 राउंड बराबरी पर समाप्त होने का मतलब था कि नुकसान जारी रहा, क्योंकि युलान साम्राज्य ने 2 मैचों की जीत का लाभ बनाए रखा। इस स्थिति में तीसरे वर्ष का तीसरा मैच शुरू हुआ। ये मुकाबला लगभग 1 घंटे तक चला और स्पिरिट अकादमी के छात्र को उदास चेहरे के साथ संदेश देते हुए देखकर लिन चेन समझ गया कि परिणाम अनुकूल होने की संभावना नहीं है। क्या खेल जीतना नामुमकिन है? विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियां। जैसी कि उम्मीद थी, जूनियर्स की तीसरी लड़ाई। कैंगलिंग प्राचीन देश खो गया। इस प्रकार अब जूनियर्स का रिकॉर्ड 2 ड्रॉ और 1 हार का है। अब ये सब खत्म हो गया है। जूनियर मूल रूप से आशा के बीच थे और अब वे इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, अगर जूनियर टीम 2 ड्रॉ और 1 जीत हासिल कर ले तो अभी भी कुछ उम्मीद बनी रहेगी। इससे बुरी शुरुआत और कोई नहीं हो सकती। मैंने तीनों मैच देखे। जूनियर खिलाड़ियों ने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आखिरकार उनका सामना युलान एम्पायर से था। सभी ने आह भरी, जबकि युलान साम्राज्य का समर्थन करने वाले दर्शक पहले ही हंसने लगे थे। खुद को अधिक महत्व देते हैं। मैंने कहा था, कोई चमत्कार नहीं होगा। कैंगलिंग प्राचीन देश के द्वितीय वर्ष के छात्र वास्तव में इस टूर्नामेंट को नीचे खींच रहे हैं। मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं करता कि वे कोई चमत्कार कर पाएंगे। इसे भूल जाए, वे पहले ही 3 जीत से पीछे हैं, जिसमें वे 2 मैच भी शामिल हैं जो उन्होंने गंवाए थे, बशर्ते कि द्वितीय वर्ष के छात्र 2 जीत हासिल न कर लें। जब लोग चर्चा कर रहे थे, उसके ठीक बाद द्वितीय वर्ष के छात्रों का मैच शुरू हो गया। ... लिन चेन अपनी सीट पर बैठ गया। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पहले मैच का परिणाम आने में देरी हुई। 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद अंततः एक छात्र दौड़ता हुआ आया और लिन चेन तथा अन्य विद्यार्थियों से उत्साहपूर्वक बोला, जीत गए, हम जीत गए। लिन चेन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, और अन्य दर्शक भी। बेइमिंग कंट्री के खिलाफ बहुत ही खराब प्रदर्शन के कारण द्वितीय वर्ष के छात्रों को सबसे कमजोर माना गया। फिर भी अब उन्होंने वास्तव में जीत हासिल कर ली है। कल्पना कीजिए कि इस मैच में भाग लेने से पहले द्वितीय वर्ष के छात्रों की मानसिकता कैसी रही होगी। अच्छा, लिन चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसमें लड़ने की भावना जागृत होने लगी थी। उन्हें आशा थी कि वे टिके रहेंगे। उसे एक मौका दीजिए। इसके अलावा कैंगलिंग प्राचीन देश को चैंपियनशिप में मौका दें। ... चैंपियनशिप के लिए लिन चेन की इच्छा प्रबल थी। अगर राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या नहीं हुई होती तो लिन चेन को चैंपियनशिप के लिए इतनी तीव्र इच्छा नहीं होती। हालांकि युलान साम्राज्य की चालाक चालों और उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके द्वारा पहले से ही शैंपेन का जश्न मनाने से लिन चेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। यद्यपि लिन चेन ने 2 जीवन जिए, परंतु इस दुनिया में उसकी वास्तविक आयु 20 से कुछ अधिक थी। युवा लोगों के अंदर एक विशेष उत्साह होता है। लिन चेन कोई अपवाद नहीं था। प्रतियोगिता जारी रही और जल्द ही नए परिणाम आने लगे। अंतिम द्वितीय वर्ष के छात्र ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन केवल ड्रॉ ही निकाल सका। परिणाम सुनकर पूरा दर्शक वर्ग शोर मचाने लगा। अंतिम मैच सचमुच बहुत तीव्र था। वर्तमान परिणामों के आधार पर दोनों देशों के रिकॉर्ड मूलतः बराबर हैं। युलान साम्राज्य के लिए लाभ ये था कि कैंगलिंग प्राचीन देश 4 अंक चूक गया।
अभी भी एक मौका है, अभी भी एक मौका है। जब तक लिन चेन और झांग सुकिंग सभी मैच जीत सकते हैं, तब तक टाइब्रेकर का मौका है। हाँ, ये सुनकर श्रोतागण इतने उत्साहित हो गए मानो उनमें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो। यद्यपि वे अभी भी पीछे थे, फिर भी कम से कम उन्हें अवसर की एक झलक तो दिखी। यूलान साम्राज्य का वर्तमान रिकॉर्ड है 3 जीत 3 ड्रॉ 1 हार। कैंगलिंग प्राचीन देश का रिकॉर्ड है 1 जीत 3 ड्रॉ 3 हार। इसलिए जब तक लिन चेन और अन्य अगले 2 मैच जीतते हैं, तब तक अभी भी एक मौका है। मैं पहले जाऊंगा, झांग सुकिंग ने गहरी सांस ली और लिन चेन से कहा। अब वह बहुत दबाव महसूस करने लगी थी। अब तक खेलते हुए झांग सुकिंग के तुरुप के पत्ते पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे और प्रतिद्वंद्वी का स्पिरिट बीस्ट गुणवत्ता और स्तर दोनों में श्रेष्ठ था। लिन चेन ये भी समझ गया कि झांग सुकिंग की मानसिक दृढ़ता उसकी जितनी मजबूत नहीं है। उसे सबसे पीछे रखने से वह अपना संयम खो सकती थी। तो लिन चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने झांग सुकिंग से कहा, अंतर बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप गंभीरता से खेलते हैं तो अभी भी एक मौका है। ठीक है, झांग सुकिंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। झांग सुकिंग के लिए ये राउंड एक जानवर युद्ध था। उनका पहला स्पिरिट बीस्ट बाहर आया और तुरंत प्रतिद्वंद्वी की तीसरी वरीयता प्राप्त स्पिरिट बीस्ट के साथ एक भयंकर मुकाबला शुरू कर दिया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, प्रतिद्वंद्वी ने झांग सुकिंग के स्पिरिट बीस्ट पर दबाव डाला और जब दर्शकों ने सोचा कि मैच हार गया है, तो झांग सुकिंग का पहला स्पिरिट बीस्ट अचानक बढ़ गया और उसने अपने 5वें कौशल का उपयोग करके स्थिति को बदल दिया। अंततः उन्होंने पहला गेम जीत लिया। जब मैच जीत लिया गया तो दर्शकों में से कुछ हृदय रोगी तेजी से सांस लेने लगे। यदि पहला गेम हार गए तो अगले गेम जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और राउंड, एक और राउंड। झांग सुकिंग, चलो, अभी भी मौका है, हार मत मानो, आप ये कर सकते हैं। दर्शकों की जय जयकार भरी थी। हर कोई कैंगलिंग प्राचीन देश को इस असंभव वापसी को पूरा करते देखना चाहता था। यदि वे आज टाइब्रेकर पर मजबूर कर सकें तो मैच का परिणाम पूर्वानुमानित नहीं रह जाएगा। पहला गेम हारते देख टायलर भी चिंतित हो गया। उसने जल्दी से तीसरे छात्र को एक छोटी सी मीटिंग के लिए बुलाया। 15 मिनट के ब्रेक के बाद मैच पुनः शुरू हुआ। पहले गेम में जीत के साथ झांग सुकिंग ने भी अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने शुरू से ही पूरा जोर लगा दिया। झांग सुकिंग ने सोचा कि वह पहले मैच की तरह ही कर सकती है, कुछ देर तक टिक सकती है और फिर जवाबी हमला कर सकती है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी को उसकी रणनीति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने झांग सुकिंग के दूसरे स्पिरिट बीस्ट के तुरुप के पत्ते का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। जैसे ही झांग सुकिंग आगे बढ़ने वाली थी, उन्होंने सीधे उसकी बढ़त को टाल दिया। झांग सुकिंग का दूसरा स्पिरिट बीस्ट हमला चूक गया और प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। हालांकि झांग सुकिंग के स्पिरिट बीस्ट ने हार नहीं मानी, बल्कि लड़ाई से बचने का विकल्प चुना। लेकिन समस्या यूलान साम्राज्य के छात्र के दूसरे स्पिरिट बीस्ट के चौथे कौशल की थी, जिसे किसी और ने नहीं देखा था। सूचना अंतराल का लाभ उठाते हुए झांग सुकिंग के दूसरे स्पिरिट बीस्ट ने प्रतिद्वंद्वी के कौशल की दिशा का गलत अनुमान लगाया और अंततः मैच हार गया। बहुत बुरा। वास्तव में ये जानकारी का अंतर है। यदि झांग सुकिंग को प्रतिद्वंद्वी के स्पिरिट बीस्ट कौशल का पता होता तो ये बेहतर होता। क्या खेल जीतना नामुमकिन है? विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियां। हाँ, वह और उसका स्पिरिट बीस्ट पहले ही काफी मेहनत कर चुके हैं। इन सभी बच्चों ने काफी मेहनत की है। इस वर्ष यद्यपि हम पराजित हुए हैं, फिर भी हमें सम्मान प्राप्त है। जैसे ही झांग सुकिंग हारे, पूरा आयोजन स्थल विस्फोट से भर गया। अब सिर्फ लिन चेन का मैच बचा है। यूलान साम्राज्य ने अभी तक 3 जीत 4 ड्रॉ और 1 हार दर्ज की है, जबकि कैंगलिंग प्राचीन देश को केवल 1 जीत मिली है। भले ही लिन चेन 1 और जीत हासिल कर ले, अंतिम स्कोर केवल 2 जीत ही होगा। ये सोचकर कई लोगों को लिन चेन पर दया आ गई। लिन चेन की 2 आत्मा जानवरों की क्षमताओं के साथ डिक को हराना कोई समस्या नहीं होगी। पर अब यदि वह जीत भी जाए तो भी यह अर्थहीन होगा। ... तीसरे छात्र को जीतते देख टायलर का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैच सुरक्षित है, प्रतिद्वंद्वी अब उबर नहीं पा रहा है। चैंपियनशिप तो उनके हाथ में है ही, उनकी पदोन्नति और वेतन में वृद्धि भी निश्चित है। आगे कोई जटिलता न चाहते हुए टायलर ने मुस्कुराते हुए दाववादी झांग की ओर मुड़कर कहा, अब आप 4 रन पीछे हैं, हार निश्चित है। क्या आपको अभी भी खेलना जारी रखना है? उसके बगल में डिक युद्ध की भावना से भरा हुआ था, लड़ने के लिए इच्छुक था।
लेकिन वह समझ गया कि टायलर कोई जटिलता नहीं चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। ताओवादी झांग ने लिन चेन की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे निर्णय सौंप दिया। वास्तव में इस मैच को जीतना निरर्थक है, लेकिन वह जानता था कि सभी छात्रों के अंदर एक आग है। लिन चेन कोई अपवाद नहीं था। पिछली बार जिस घटना में उन पर हमला हुआ था वह लगभग निश्चित रूप से युलान साम्राज्य द्वारा किया गया था। अब ये लिन चेन पर निर्भर है कि वह अपना गुस्सा निकालना चाहता है या नहीं। ताओवादी झांक की नजर देखकर लिन चेन तुरंत उसका मतलब समझ गया। वह खड़ा हुआ, टायलर की तरफ देखा और बोला, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, बेशक हम खेलेंगे। ये सुनकर डिक ने मुस्कुराकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। महान, वह भी इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। लड़ना चाहते हो, है ना? मैं डिक हूं और मैं खुशी से आपके साथ चलूंगा। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप शीर्ष नवागंतुक हैं? मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं सचमुच नए लोगों में सबसे ऊपर हूं। डिक के अंदर भी एक आग थी। अब बाहर हर कोई मानता था कि लिन चेन की क्षमताएं उससे बढ़कर हैं। इससे वह बहुत नाराज हो गया। बिल्कुल सही, अब जीत या हार का कोई दबाव नहीं है। इसलिए डिक भी सब कुछ छोड़कर लिन चेन के खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक था। रेफरी ने भी लिन चेन की ओर देखा और फिर पूछा, क्या आप निश्चित हैं? मुझे यकीन है। लिन चेन ने सिर हिलाया। ... जैसे ही ये शब्द निकले पूरी भीड़ में कोलाहल मच गया। मुझे पता था लिन चेन निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। कोई विकल्प नहीं है, यह एक टीम प्रतियोगिता है। हाँ, अगर ये व्यक्तिगत मुकाबले होते तो लिन चेन के स्पिरिट बीस्ट्स उन सभी को कुचल देते। हाँ, अफसोस की बात है। कोई अफसोस की बात नहीं है, नुकसान तो नुकसान ही है, लेकिन क्रोध को बाहर निकालना जरूरी है। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। प्रतियोगिता हारने के बाद वे हताश तो हुए, लेकिन उनके अंदर एक आग भी भड़क उठी। वे सभी लिन चेन को कार्रवाई करते हुए और युलान साम्राज्य के लोगों को कठोर सबक सिखाते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ताने मारे थे और घमंड से शेखी बघारी थी, जिससे सभी नाराज हो गए थे। दर्शकों की चर्चा के बीच डिक ने अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर भेजते हुए अखाड़े के किनारे पर छलांग लगा दी। रेफरी ने लिन चेन की ओर भी देखा और उसे अपना स्पिरिट बीस्ट भेजने का संकेत दिया। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन ने कहा, रुको। ये सुनकर डिक ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या पछतावा? दर्शकों को भी निराशा हुई। वे सोचने लगे कि क्या लिन चेन ने अचानक हार मान ली है। तभी लिन चेन बोला, मुझे याद है कि बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में एक चुनौती नियम है। यदि कोई टीम साथी अनुपस्थित हो तो बहु व्यक्ति चुनौती शुरू की जा सकती है। आज मैं, लिन चेन, चुनौती शुरू करता हूं। जैसे ही उनके शब्द निकले पूरी भीड़ दंग रह गई। उनकी पुतलियां तेजी से चौड़ी होने लगीं, यहां तक कि मंच पर झूठों जैसे लोग भी आश्चर्य से लिन चेन को देखने लगे। मंच पर डिक अपमानित महसूस करते हुए जोर से चिल्लाया, अभिमानी, बहुत घमंडी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? चुनौती 1 बनाम 2। डिक का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। तथाकथित चुनौती नियम के अनुसार यदि कोई टीम का साथी अनुपस्थित है तो टीम का एक सदस्य अकेले ही प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकता है। हालांकि नियम में ये प्रावधान है 1 बनाम 2। दूसरे शब्दों में, मंच पर एक स्पिरिट बीस्ट को 2 स्पिरिट बीस्ट के विरुद्ध युद्ध करना होगा। लेकिन याद रखें, ये बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस है जो ब्लू स्टार की शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिताओं में से एक है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं होता। इसलिए जब लिन चेन ने बात की तो डिक मानसिक रूप से परेशान था। वह जानता था कि लिन चेन उसे कम आंक रहा है, लेकिन डिक ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन उसकी इतनी उपेक्षा करेगा। और मंच के नीचे दर्शक पहले ही हंगामा मचा चुके थे। चुनौती नियम क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इस नियम का प्रयोग कई वर्ष पहले भी 1 से अधिक बार किया गया था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इसका प्रयोग 3 बार किया गया था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हाँ, उस समय भी कैंगलिंग प्राचीन देश के छात्रों ने इसका प्रयोग किया था और अंत में असफल रहे थे। ये बहुत मुश्किल है। ताकत में अंतर पहले से ही कम था और अब 1 बनाम 2 हो गया है। ये बिल्कुल असंभव है। क्या लिन चेन पागल हो गया है? क्या वह अपने आत्मा जानवर को घायल देखना चाहता है? तुम्हें क्या पता, इसीलिए तो वो मेरे आदर्श हैं। जवानी के दिन जुनून को जगाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कब? पहले से अनजान दर्शक जानकार लोगों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद उत्तेजित हो गए।
वे जानते थे कि लिन चेन इस मैच को जीतना चाहता था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना घमंडी और साहसी होगा कि एक साथ दो लोगों को चुनौती देने का प्रस्ताव रखेगा। रेफरी भी लिन चेन के शब्दों से अचंभित रह गए और साथ ही रेफरियों से नजरें मिलाते हुए बोले, प्रतियोगी लिन चेन, क्या आप वाकई इस चुनौती नियम का उपयोग करना चाहते हैं? मुझे यकीन है। लिन चेन ने सिर हिलाया। उनके शब्दों ने भीड़ को एक बार फिर उन्माद में डाल दिया। मुख्य रेफरी ने लिन चेन को प्रशंसा से देखा और बड़े सम्मान के साथ कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे आयोजकों को इसकी सूचना देनी है। कोई बात नहीं। लिन चेन ने सिर हिलाया। मुख्य रेफरी के चले जाने के बाद भी ताओवादी झांग अभी भी सदमे में लिन चेन को देख रहा था। ये बच्चा पागल है। क्या वह सचमुच दो लड़ाने जा रहा है? वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन चेन की आंखों को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह व्यर्थ था, क्योंकि निर्णय हो चुका था। अन्य लोगों ने भी यही सोचा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लिन चेन को देखते रहे, जबकि वू चेन ने धीरे से कहा, हमारा छोटा जूनियर वास्तव में एक आदमी है। वू चेन ने इस समय लिन चेन की सच्ची प्रशंसा की। उनमें आत्मविश्वास भी भरपूर था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वह एक साथ दो खिलाड़ियों का सामना कर सकते हैं। मुख्य रेफरी ने गुअन और झू टोंग से सलाह ली। गुअन के कुछ बोलने से पहले ही झू टोंग ने कहा, इसमें चर्चा करने की कोई बात नहीं है। नियम तो इस्तेमाल के लिए होते हैं। क्या हमें यूनान साम्राज्य की सहमति की आवश्यकता है? नहीं, झू टोंग ने जवाब दिया, अगर वे विरोध करते हैं तो ये दो मैच हारने के बराबर होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मुख्य रेफरी टायलर से बातचीत करने के लिए वापस दौड़े। टायलर पूरी तरह से असहाय था, उसे लग रहा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अब एक और मोड़ आने वाला है। इस नियम का प्रयोग लगभग 50 वर्षों से नहीं किया गया था, इसलिए वह इसे लगभग भूल ही गया था। अब जब लिन चेन ने यह मुद्दा फिर उठाया तो टायलर के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी, क्या आपको सचमुच डर है कि हम हार जाएंगे? डिक ने ठंडे स्वर में कहा। टायलर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अब वह मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, यूनान एम्पायर सहमत है। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मुख्य रेफरी मंच पर गए और अपना हाथ उठाया। सारा दर्शक वर्ग तुरंत शांत हो गया। मैंने निष्पक्ष टीम से परामर्श किया है और पुष्टि की है कि यह चुनौती नियम वैध है। दोनों पक्ष इस चुनौती पर भी सहमत हो गए हैं। तो मैच आधिकारिक तौर पर 15 मिनट में शुरू होगा। मुख्य रेफरी कुछ गंभीर बात कहना चाहते थे, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं सूझा। युवाओं के जुनून को किसी सजावट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नीचे बैठे दर्शक पहले से ही उत्साहपूर्वक लिन चेन का नाम जप रहे थे। लिन चेन, लिन चेन, बार बार, प्रत्येक कॉल पिछली कॉल से अधिक जोर से। वे उत्तेजना से कांप उठे, क्योंकि यदि लिन चेन वास्तव में अपनी चुनौती में सफल हो जाता तो फैंग यू का मैच हारना नहीं माना जाता, जिससे कैंगलिंग प्राचीन देश संभवतः एक जीत से यूनान साम्राज्य से आगे निकल जाता और चैंपियनशिप का दावा कर लेता। हालांकि लिन चेन को दोनों लड़ाइयां जीतनी होंगी, अन्यथा वो फिर भी असफल ही रहेगा। यूनान साम्राज्य की ओर से लड़ाई की पुष्टि के बाद टायलर ने टीम के दूसरे सदस्य ग्रे को बुलाया। ग्रे का वंश कैंगलिंग प्राचीन देश से था, लेकिन उसके पूर्वज कैंगलिंग प्राचीन देश के युद्ध के वर्षों के दौरान यूनान साम्राज्य में चले गए थे। इसलिए यद्यपि ग्रे का भी कैंगलिंग प्राचीन देश का नाम ली मिंग था, मूलतः वह पहले से ही एक सच्चा यूनान साम्राज्य नागरिक था। उन्होंने पहले लिन चेन के खिलाफ रणनीति का अध्ययन किया था और टायलर को समझ आ गया था कि लिन चेन का तुरुप का पत्ता क्या था। उसके दो आत्मिक जानवर आक्रमण के दौरान सबसे शक्तिशाली हैं। आपकी रणनीति एक ही है, यह तो प्रहार से बचे या उसके कौशल को बाधित करे। जब टायलर बोल रहा था, ग्रे ध्यान से सुन रहा था, जबकि डिक अभी भी आश्चर्यचकित था कि लिन चेन ने उन दोनों को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। डिक, टायलर ने सख्ती से कहा। यह सुनकर डिक ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, मैं अकेला ही उसे नीचे गिरा सकता हूं। ये देखकर टायलर ने ठंडे स्वर में कहा, डिक, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम इस बार हार गए तो प्रतिनिधि सभा किसी को जवाबदेह ठहराएगी और मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये सुनकर डिक थोड़ा हिचकिचाया। उसने दांत पीस लिए, लेकिन अंततः कुछ और नहीं कहा। टायलर को पता था कि ग्रे की मानसिकता अधिक स्थिर है और उसने कहा, तुम उनकी अंतिम चालों को जानते हो, इसलिए बस सावधान रहो और अपने आप को अलग रखने की कोशिश करो। ठीक है, ग्रे ने सिर हिलाया। वह थोड़ा उलझन में था, ये सोचकर कि फैंग यू के घायल होने के कारण उसे आज खेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसने उम्मीद की थी कि लिन चेन इतना घमंडी और अभिमानी होगा।
जैसे ही वह मुड़ा, उसने लिन चेन को कुछ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उन्होंने जो देखा, उससे पता चला कि लिन चेन कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं था। तथ्य यह है कि वह इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस कर रहा है। यह साबित करता है कि उसे अपने स्पिरिट बीस्ट्स पर पूर्ण विश्वास है। जब वे अपनी ओर से रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, लिन चेन की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई। केवल लिन चेन ने जियाओबाई और जियाओहोन को रणनीति बताई। उद्धरण चिन्ह ... समझना। लिन चेन जियाओबाई के करीब झुक गया और बहुत कुछ कहा। जियाओबाई ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उनके बगल में बैठी छोटी लोमड़ी ने लिन चेन से पूछा कि उसकी रणनीति क्या होगी। जल्दी मत करो, 1 मिनट रुको, लिन चेन ने कहा। गू। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर खुजलाया और एक तरफ हट गई। इस बार लिन चेन ने मुड़कर बाय लिंग को इशारा किया। बाय लिंग हैरान रह गई। उसने सोचा कि लिन चेन ने लियू गू को बुलाया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में वही थी। लिन चेन ने सिर हिलाया और बाय लिंग उठकर लिन चेन की ओर दौड़ी। लिन चेन, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? बाय लिंग भी मदद करने के लिए उत्सुक थी और उत्साहित महसूस कर रही थी। जियाओबाई वास्तव में आपका आशीर्वाद पाना चाहती है, इसे छू लो। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी। हे, ठीक है। बाय लिंग ने हाथ बढ़ाकर जियाओबाई के सिर पर हाथ फेरा, फिर पूछा, क्या छोटी लोमड़ी को भी इसकी जरूरत है? लिन चेन ने सिर हिलाया। बाय लिंग ने छोटी लोमड़ी के सिर पर भी हाथ फेरा। स्पर्श के बाद जियाओबाई और जियाओहोन दोनों कुछ हद तक हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बाय लिंग का आशीर्वाद नहीं मांगा था। बाय लिंग सहलाने के बाद वापस लौटी और लिन चेन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। पीछे बैठे लियू गू ने कुछ समझा और मुस्कुरा दिया। बाय लिंग के पास स्वयं क्यूई फॉर्चून बॉडी थी और लिन चेन रहस्यवाद का उपयोग कर रहा था। बाय लिंग के जाने के बाद लिन चेन ने अंततः जियाओबाई से बात की। जियाओबाई, जियोहोन, मुंह चिपचिपा पदार्थ, जाओ और मुझे चैंपियनशिप वापस दिलाओ। संपर्क टॉस।